अब ये बड़ा सवाल, और उस पर सबसे पहले राहुल जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे। मोदी का उत्तराधिकारी कौन? 28% ने कहा अमित शाह और 26% ने कहा योगी आदित्यनाथ। राहुल श्रीवास्तव जी। अमित शाह जो हैं वो एक पार्टी के अंदर एक ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पे बैठे हैं जहां पार्टी की वो धुरी हैं। दूसरे लेवल पे सरकार के अंदर ही इज द एग्जीक्यूटिव। वो नरेंद्र मोदी के विजन को, नरेंद्र मोदी या बीजेपी या सरकार के फैसलों को इंप्लीमेंट करने वाले, उसमें आरएसएस के फैसले चाहे 370 रहा हो या तमाम चीजें, उसमें अमित शाह का फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग है। वोट कैचिंग एबिलिटी सर, सत्ता में आएंगे तब प्रधानमंत्री बनेंगे, वोट कैचिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? मुझे वही आ रहा हूं जी। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है अमित शाह के लिए कि अमित शाह एंड द बीजेपी विल हैव टू रिमेंबर कि एक समय पे एक बढ़िया ऑर्गेनाइजर और एक मास लीडर के बीच में चॉइस करनी थी आरएसएस और बीजेपी को। सो द आरएसएस एंड द बीजेपी चोज अटल बिहारी वाजपेयी, नॉट एलके अडवाणी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। और यहां योगी आदित्यनाथ जो हैं, अगर वो मास लीडर के तौर पे हैं, उनकी प्रेजेंस उस तौर पे है, हिंदुत्व फैक्टर में वो खरे उतरते हैं। मगर आई थिंक ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये थोड़ा सा अभी बेमाना है, क्योंकि अमित शाह का पलड़ा काफी भारी है। और अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, में नहीं दिख रहा है यूपी और उन कार्डर्स में जहां पे देश भर में राज्यों में जहां स्ट्राइडेंट हिंदुत्व के कुछ सपोर्टर हैं, उनके बीच में योगी आदित्यनाथ पॉपुलर है। लेता हूं, ये तो उनका बेस जो है, जो उनका बेसलाइन जो है योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का, दोनों का बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं पूछ लेता हूं सर, ये थोड़ा वोट गेटर इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ऑर्गेनाइजर इज अमित शाह। वोटर से पूछा गया है या इन जनरल? नहीं, इन जनरल पूछा गया, लेकिन जो राहुल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें सत्यता ये है कि जो उत्तर प्रदेश का अगेन नंबर सबसे ज्यादा है, सैंपल ज्यादा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके अंक यूपी को ज्यादा है। लेकिन जब अगर आप राज्यों के हिसाब से देखते हैं तो अमित शाह क्लियरली वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया दोनों में अच्छा खासा स्कोर करते हैं अलग अलग राज्यों में। उनका गृह राज्य गुजरात है, बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आसाम हुआ, इवन बिहार हुआ फॉर दैट मैटर, वहां पे वो स्कोर करते हैं। और बाकी हिंदी पट्टी के राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में योगी आदित्यनाथ स्कोर करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, इन जगहों पे आदित्यनाथ स्कोर। बिहार में आप कह रहे हो कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ? बिहार झारखंड में अमित शाह ज्यादा बेहतर स्कोर करते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है कि ब्रांड योगी जो है वो दरअसल एक यूपी का बड़ा ब्रांड, नो डाउट इसमें। और जहां जहां पर भी एक कम्युनल पोलराइजेशन वाला, अब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि कम्युनल पोलराइज्ड माहौल पे अमित शाह के ऊपर वो स्कोर करते हैं योगी। मतलब ये शायद राजदीप भी बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन मतलब ये स्थिति है। लेकिन एक जो पक्ष जिस ओर राहुल इशारा कर रहे थे, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में गृह मंत्री हैं, पार्टी चलाई है उन्होंने, कार्यकर्ताओं के साथ में उनका नाता, उनका जो आमना सामना है वो कहीं ज्यादा बड़ा हुआ है योगी की बनिस्बत। योगी मूलतः हिंदुत्व आइकॉन, मूलतः जो बीजेपी का हिंदूवादी वोटर है वो योगी का नाम ज्यादा लेता है। जी यशवंत जी, आप जो कह रहे हैं उसी आधार पर देखें तो एक दौर में जो प्रशांत किशोर का बयान बहुत वायरल हो रहा है, वो तो यही कह रहा है ना। एक जमाने में जब अटल जी थे, आडवाणी जी थे, तो आडवाणी जी के बारे में कहा जाता था। फिर नरेंद्र मोदी आ गए तो नरेंद्र मोदी भी तो हिंदुत्व के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हुआ। अंतर केवल ये पड़ गया पंकज जी कि जिस समय हम बात करते थे अटल और आडवाणी वाले भारतीय जनता पार्टी की, वो पॉलिटिक्स अलग थी, वो पार्टी अलग थी। ये पॉलिटिक्स और ये पार्टी भी अलग है। यहां पर कैंपेन, संसाधन और नेटवर्किंग और संगठन, इन सारी चीजों का मसला जब आएगा तो उस जगह पे अमित शाह 21 पढ़ेंगे। सौरभ जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है बीजेपी के लिए। एक जमाना था, एक दौर था जब बीजेपी के पास सेकेंड लाइन में इस तरीके से नहीं होता था कि आपके पास दो ही विकल्प हैं। जब मोदी जी आए थे तब मोदी जी को भी बहुत लड़ के लेना पड़ा था, तो उस टाइम में 6-7 नाम थे। अब ये स्थिति है कि 6-7 नहीं दिख रहे हैं, विकल्प के तौर पे 2 ही दिख रहे हैं, एक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। अब लोग चाहे जो भी कहें,
लेकिन यूपी से लेकर हिंदी पट्टी के कई घरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई, सबके मन में इस तरह के सवाल उठते रहते, बॉडी लैंग्वेज पर तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं। ये बात सच है कि एक तरीके से अमित शाह ने संगठन में चाणक्य खुद ही कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बात, सरदार पटेल की छवि वाली उन्होंने बनाई है। यूपी में 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुआ, तब भी उसका क्रेडिट मोदी जी ने अमित शाह को ही दिया था। पर एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, सांगठनिक क्षमता नहीं है योगी आदित्यनाथ में। लेकिन आप जैसा भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जब राजदीप भी कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव होता है ना, तो वहां जो मुख्यमंत्री या वहां का जो चेहरा होता है बीजेपी का, वो पीछे रह जाता है। तो इस मामले में योगी पीछे नहीं रहे, बिल्कुल उन्होंने सत्ता में वापसी की। ये केस थोड़ा अलग है। अब मैं इस बात को देख रहा हूं कि मान लीजिए 2027, मैं काल्पनिक बात कह रहा हूं, अगर वो फिर से सत्ता में वापसी करते हैं तो ये आंकड़े और तब का योगी और तब का अमित शाह उत्तराधिकार का जो संघर्ष होगा वो कुछ दूसरे तरीके, वो इंटेंस होगा। हाँ। निश्चित तौर पे ज्यादा इंटेंस होगा। एक जो बात इंटरेस्टिंग एक्चुअली राहुल भाई ने बोली, शायद राजदीप ज्यादा बेहतर इसको कर पाए, वो है आरएसएस वाला एंगल सौरभ, कि संघ की चॉइस कौन होने वाला है। और जितनी मेरी समझ कहती है कि संघ की चॉइस के जो दोनों नाम हैं वो सौरभ, वो नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। जैसे शिवराज सिंह चौहान, सर एक उदाहरण दे रहा हूं, लिस्ट लंबी है, लिस्ट लंबी है सर जी। सर जैसे दो पूर्व अध्यक्ष और भी है जो केंद्र में मंत्री हैं जी, जैसे राजनाथ सिंह, जैसे नितिन गडकरी जी। देखिए क्रिकेट में है ना एक बॉल होता है गुगली, जो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं हमेशा समझता हूँ गुगली क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन में ये बात आती है कि नरेंद्र मोदी रिटायर होते हैं। अब तो साफ है, मुझे लगता है मोहन भागवत ने कहा ना मैं 75 में रिटायर हो रहा हूं, ना किसी तो एक बात है, ना टायर्ड ना रिटायर्ड, नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे। तो ये सवाल जो आपका है एक तरह से काल्पनिक है। हमारे डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, जैसे एक समय में कहा था आफ्टर नेहरू हूँ, हाँ। या अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड में कहा जाता था आफ्टर अमिताभ हूँ, या सचिन के बाद। सर आप बोल रहे हैं अमिताभ के बाद कौन? मैंने सोचा था कि वो मैं स्किप कर दूंगा, पर अमिताभ आएंगे। एक मिनट जी। मैं इस मूड ऑफ द नेशन से एक और नंबर आपसे फिर से जोड़ता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसडीएस ने पोस्ट पोल सर्वे 2014-19 हर आम चुनाव के बाद करती है। 2019 के चुनाव में यह दिखाई दिया, बीजेपी को जो वोट दे रहा था उसमें से एक तिहाई वोटर कह रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी वहां नहीं हो तो हम शायद बीजेपी को वोट ना दे। जब पार्टी का वोट तब था करीब 33 या 34%, यानी 11-12% आप कम कर लीजिए। 2024 आते आते बीजेपी के 4 वोटरों में से एक वोटर ने कहा अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो हम बीजेपी को ना वोट ना देते। बीजेपी को कितने वोट मिले परसेंटेज? करीब 37% मिले थे, तो आप 9% कम कर लीजिए। यानी पहली चैलेंज तो यह है कि मोदी के बगैर बीजेपी का जो फ्लोटिंग वोट, देखिए चुनाव आप कब जीतते हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी कैसी बन गई जब वो 22-21 अटल जी के जमाने में 22, 23, 24, 25% तक शायद गई थी, वो 30% के ऊपर गई, एक थ्रेशोल्ड लेवल। अब ऑलमोस्ट 40%, अब तो ऑलमोस्ट आपके पोल के मुताबिक 40। वो नया वोटर कौन है? उसमें से कई ऐसे हैं जो लाभार्थी वर्ग है, जिनको बेनिफिट्स मिले हैं, या जिनको लगता है नरेंद्र मोदी जी का एक आकर्षण है। उसमें आप उनकी पर्सनालिटी ले लीजिए, हिंदुत्व ले लीजिए, जो, लेकिन वो एक मोदीत्व का वोटर है, हिंदुत्व का केवल वोटर नहीं है। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादातर वो वोटर हैं जो कोर वोटर बीजेपी के, उनके लिए ये लड़ाई एक तरह से है कि मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, जो शायद 3 चुनाव पहले कांग्रेस को वोट देता था, समाजवादी को देता था, या किसी और, वो वोटर क्या बीजेपी किसके जरिए लुभा पाएगी? लेकिन राजदीप, कौन आपको हिंदुत्व का वोटर है, लेकिन उसके साथ आपको दिखाना पड़ेगा आप विकास करवा सकते हैं, आप वो व्यक्ति है जिसमें विश्वास हो सकता है। अब क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह या कोई जो व्यक्ति आपने नाम दिए, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, क्या उनमें वो विश्वास लोगों में जगा पाएंगे? हो सकता है। देखिए दुल्हन वही जो पिया मन भाए, दिल्ली वही जो नागपुर से आए। पहली बात तो ये समझिए, आप ही जानते हैं, आपने ये बात हमको सिखाई है। दूसरी बात कि आपने बहुत सही आकलन अभी किया, उसमें समझने वाली बात ये भी है राजदीप, हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जो एक अलग तरीके की लकीर देखी, हरियाणा
और उसके बाद में आते आते जम्मू और महाराष्ट्र आपका गृह राज्य। इन सभी जगहों पर जो नेतृत्व था वो बैक बर्नर पे था, संगठन आगे था जी। इसका मतलब एक मौलिक अंतर है इन सारी बहसों में हम सबके शामिल होने का। पोल क्या कहें, हमारी आपकी समझ क्या कहे, वो एक अलग विषय है। तो कैन आई गिव यू अ न्यू नेम? आपने उसका नाम ही नहीं लिया है, जो मुझे लगता है उसी जगह पर है जहां नरेंद्र मोदी 2007 में थे, नॉट इन 2012। ब्रिंग इट। नाम है इस डिबेट में हेमंत बिस्वा शर्मा। नहीं, हेमंत बिस्वा फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। आप आज मैं आपको कह रहा हूं अगस्त 29, 2025, अगर ये लड़ाई 10 साल की है, क्योंकि मोदी जी 10 साल के लिए कहीं नहीं जा तो रहे, ये देवेंद्र फडणवीस वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस योगी आदित्यनाथ होगी। आई थिंक हेमंत बिस्वा शर्मा does not combine all the qualities at the moment that are required. Hemanta Biswa Sarma is seen to my mind as a polarizing figure. अब आप कह सकते हैं मोदी जी को भी polarizing figure माना जाता था 2012-13 में, वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस समय की कमजोरी, देखिए एक सही समय, जिस दिन वो गुवाहाटी का लालच छोड़ के दिल्ली आ जाएंगे और संगठन में 2-3 हाँ वो करना पड़ेगा। 3 साल उन्होंने अपने पजामों में धूल लगा ली, सर खेल तब बदलेगा। सर देखिए समय समय की बात होती है। 2012 में मुझे अभी भी याद है, एक बहुत ही मशहूर लेखक जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ मैं कहीं मिला, तो उनको मैंने कहा, और आप उनको भी इस प्रोग्राम पर ला सकते हैं, उन्होंने कहा व्हाट डू यू थिंक कि बीजेपी का नेक्स्ट लीडर कौन होगा? प्रधानमंत्री नहीं, नेक्स्ट लीडर। मैंने कहा बीजेपी का अगला लीडर नरेंद्र मोदी होगा। एंड दिस वाज गुजरात, दिसंबर में उनके चुनाव हुए थे, मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया था जीतते समय, तो मैंने उनका क्या जवाब, नहीं, मोदी जी जो है बहुत पोलराइज, लोगों को विभाजित करेंगे, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगले 1.5 साल में क्या हुआ? अगले ये लेखक, हाँ नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, अभी आप कह रहे हैं शो में बुलाइए, आप कह रहे हैं नाम नहीं लूंगा। जिस दिन क्योंकि मुझे उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था उनका। अगर उसके बाद क्या होता है, 1.5 साल में एक ऐसा माहौल बनता है कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुत ही कमजोर सरकार है, हमें एक स्ट्रॉन्गमैन लीडर चाहिए, और उस स्ट्रॉन्गमैन लीडर में नरेंद्र मोदी वाज सीन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अडवाणी जी को लोगों को लगा 2009 में तो उनको मौका मिल गया था, ही वाज एजिंग, ही वाज नो लॉन्गर देयर रेडी फॉर द चैलेंज। अब 10 साल बाद कौन जाने, 10 साल बाद योगी जी विल बी अबाउट 60, अमित शाह विल बी अबाउट 70 एंड देवेंद्र फडणवीस ऑल्सो विल बी अबाउट 60। These are the 3 names. मैं 3 नाम, ताकि मैं किसी को disappoint, but don't rule out. I think these are the 3 front runner names. I'll come to you. Because Devendra Fadnavis, just last point, comes from a state like Maharashtra, like Gujarat. वहां क्या है आज, अगर और देवेंद्र फडणवीस को अगले 5 साल इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की राजनीति अभी तक उन्होंने नहीं की है। मोदी जी ऑल्सो हैड डन दिल्ली की राजनीति इन द 1990s, बट अगर वो वाकई महाराष्ट्र की तस्वीर बदल पाए, अगर वो करें, ये चैलेंज अभी भी है, अभी तक मुझे नहीं लगता उस तरह का उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल लोगों के सामने रखा है। अगर वो मॉडल रख पाए और बाहर के लोगों को कन्विंस कर पाए, यानी महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को, कि मैं उस तरह का नेता हूं जो न्यू इंडिया, यू सी टुडे यू विल हैव टू, ये संगठन, यस इट इज ट्रू, उनकी पसंद, कैन यू इंस्पायर द एस्पिरेशनल, दैट इज राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आपकी बात जो है, ये आप हिंदी में कहिए, हाउ डू यू इंस्पायर एस्पिरेशनल क्लास? वो लीडर जो होगा, वो मुझे लगता है उसको इस बैटल में एज होगा। अब योगी भी कर सकते हैं अगर वो उत्तर प्रदेश मॉडल लोगों के सामने नहीं सर, लेकिन योगी, ब्रांड योगी की समस्या ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व तो ठीक है, पर क्या उत्तर प्रदेश की कोई भी एक ऐसी पॉलिसी है, कोई भी एक ऐसी स्कीम है जिसके इंप्लीमेंटेशन के और जिसके रिजल्ट्स के चर्चे पूरे देश में हो रहे हो? आप नवीन पटनायक की बात करते थे तो आप बात करते थे कि साहब उन्होंने फलानी स्कीम चलाई, आप चंद्रबाबू नायडू की बात करते थे, आप केसीआर की बात करते थे, तो कहीं आप रायतू बंधु की बात कर रहे हैं, कहीं किसी चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। पंकज जी, 80 सांसद आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर, प्रधानमंत्री का बुलडोजर के भी नहीं, बुलडोजर तो ठीक है, पर प्रधानमंत्री का काम लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं है, वो मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही। लॉ एंड ऑर्डर हिंदुत्व से आगे क्या है ब्रांड योगी के पास? आपको एक बात कहें जी, इससे पहले आपको भी याद होगा, चुनाव समिति की बैठक चल रही थी दिल्ली में, देवेंद्र जी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तब यही बात कही जा रही थी उनसे कि आप लोगों की जो सरकार थी जब शिवसेना और बीजेपी की, तो आपस के झगड़े की कहानी सुनते रहे हम। कोई ऐसी लोक कल्याणकारी योजना है जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल।
आप जो कह रहे हैं सौरभ जी, हुआ ये है, जैसा राजदीप जी कहते हैं, जो विजिबिलिटी होती है और मीडिया का नैरेटिव होता है। अब उन्होंने एक स्कीम शुरू की है योगी जी ने, ODOP का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मीडिया के नैरेटिव में नहीं है। विजिबिलिटी योगी जी की इसी के लिए होती है कि बुलडोजर चलवा देते हैं। संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बना दी जाती है, कहा जाता है गोधरा के बाद हिंदुत्व की दूसरी प्रयोगशाला संभल है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो उसमें यह हो जाता है कि भाई एनकाउंटर कर दिया गया, घर गिरा दिए गए। उनकी और भी स्कीम्स है। हर जिले में हर एक तहसील में महिलाओं के लिए एक पार्क बनाने की बात की जा रही है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं कंपोजिट स्कूल से, लेकिन हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारे जहन में जो फिट बैठा हुआ है ना, वो है उग्र हिंदुत्व वाला। वो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, और इन सब नारों के लिए, अपने वेशभूषा के लिए, अपनी बोली के लिए इसीलिए जाने जाते हैं। तो हमने उनको उसी तरीके से फिट कर रखा है, लेकिन कई सारी योजनाएं वहां भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए सरकार चल रही है, सरकार चलाए के 8वां साल है, योजनाएं तो हो रही होंगी। मैं यहां कह रहा हूं कि जब आप अपने ब्रांड को अपने राज्य के बाहर ले जाना चाहते हैं, तब आप किन चीजों का जिक्र करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को एक नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया, तो उसके पहले उनको बताने को था कि बहनों भाइयों, बंगाल में हिंसा हुई तो मैं नैनो लेकर आया, वाइब्रेंट गुजरात, ऐसी 10 चीजें थी ना बताने को। योगी आदित्यनाथ जब बाहर जाते हैं तब हिंदुत्व और बुलडोजर के अलावा आप बताइए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कोई एक ऐसी यूपी की स्कीम हो जो दूसरे राज्यों ने रेप्लिकेट की होगी और ये बड़ी अच्छी स्कीम है। आई थिंक पंकज जी जो कह रहे हैं वो उल्टे तरीके से मैं बोल देता हूँ अच्छा, कि योगी जी कान इधर से, योगी जी के पास में दिखाने के लिए कोई स्कीम नहीं है, तो अभी देवेंद्र फडणवीस के पास में भी कोई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल लाड़की लक्ष्मी योजना, ये शिंदे साहब के जाते हैं तो सौगाती, अभी जब तक वो उस लाइन पर प्रूव नहीं करेंगे जो और माहौल बना के वोट लेना, ये एक अलग चीज है। आप इससे इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन एक राज्य में इलेक्शन जीतना और पूरे देश में अपना नोरा पीटना, उसके लिए मेरा यही कहना था, इसलिए मैंने वो आंकड़े दिए कि जो 1/3 या 1/4 वोटर बीजेपी का है, जो नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देता है, उस वोटर का पसंदीदा कौन होगा। देखिए बीजेपी का वोट अब जो वाजपेयी जी के जमाने में 18, एक जमाने 15, 20 हो गया, 22 हो गया, 25 तक ले लीजिए, 25 के ऊपर जो वोट है 10, 12, 14%, उस वोटर के लिए कौन है वो व्यक्ति जिनको देखकर वो कहते हैं यार इसमें कुछ दम। अब देवेंद्र फडणवीस के सामने एक समस्या है कि कहीं ना कहीं वो भी बीच बीच में दिखाना चाहे मैं असली हिंदुत्ववादी हूं। आज भी हमारा समस्या कुछ और है राजदीप जी। जितने दावेदारों के आप लोग नाम ले रहे हैं, ये सब लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दावेदार तब बनी है जब इस देश के ओबीसीज को प्राइमरली और एक सेक्शन में दलितों को लगा कि ये हमारी पार्टी भी है। देवेंद्र फडणवीस हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, तीनों जनरल कैटेगरी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के बाद यदि ओबीसी का कोई लीडर है जिसका एक नेशनल स्टेचर है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। आप इनको भी आप कैसे पीडीए को काउंटर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नरेटिव मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो 12%, मैं बार बार पूछता हूं, ये जो एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिलता है, क्या आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ओबीसी है इस वजह से उनको ये भी एक बड़ा फैक्टर है सर। तो आप याद करिए 2014-2019 की रैलियों में नरेंद्र मोदी बार बार इस बात की बात कहते हैं। मणिशंकर अय्यर का जब बयान आया था तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी जाति को ये गाली दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अपर कास्ट आज प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो 35, 37, 40% वोट नहीं ला सकता। जब तक कोई एक ऐसा नैरेटिव आए जो कास्ट लाइन को ब्लर कर सके, जैसा कुछ समय के लिए कमंडल ने किया था वर्सेस मंडल 1991 के चुनाव में, 93 और 96 चुनाव में भी वो थोड़ा बहुत चला पर वो डिमिनिश हुआ। कास्ट आइडेंटिटी सबसे प्रमुख है। हम बिहार में देख रहे हैं रिजर्वेशन, क्यों आपको पहले 10% करना पड़ा और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके बोलना पड़ा कि SC/ST एक्ट को डाइल्यूट नहीं किया। तो प्लीज मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं कि नहीं? जी बने हैं। देवेंद्र फडणवीस बनते हैं मुख्यमंत्री, भाजपा को बड़ी जीत मिली महाराष्ट्र में। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि क्या लोग, जी मैं बता केवल अगर वो, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। आप मुझे कह रहे हैं ओबीसी अगर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं मानता हूं, इकलौता नहीं है, इट इज नॉट सफिशिएंट। नहीं, बिल्कुल इकलौती शर्त नहीं है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव दिख रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर बीजेपी जिस तरह की ठीक है कास्ट पूरी एनालिसिस करती है, यहाँ निषाद समाज को, यहाँ कुमार समाज को, यहाँ आप अपने वीजन कर रहे हैं।
क्योंकि आप पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एमपी के लेवल पर, एमएलए के लेवल पर आपको ओबीसी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री चुनते हैं और आपको मेजॉरिटी प्रधानमंत्री चाहिए, देखिए 270 से ज्यादा सीटें लानी पड़ेगी, 300 के ऊपर, तब आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो केवल संगठन संभालता है या केवल उसकी ताकत यह है कि हिंदुत्व कास्ट आइडेंटिटी भी उसका एक अहम पहलू है सर। कास्ट आइडेंटिटी इकलौता नहीं पर है, इसलिए आप बिल्कुल सही। सौरभ, इसीलिए तो कहा मैंने। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिनट, एक पांचवा नाम आएगा, नितिन गडकरी का नाम भी चलेगा, अगेन जनरल कैटेगरी। लेकिन क्योंकि आपने कही, यशवंत ने क्या कहा, नागपुर से क्या कहा आपने? मैंने कहा दुल्हन वही जो पिया मन भाई और दिल्ली वही जो नागपुर से आए। तो अगर नागपुर चाहे तो नितिन गडकरी तो कौन सिर्फ नागपुर के दम पे 273 नहीं मिलती है, तो नागपुर के बियॉन्ड भी जाना पड़ता है। नन ऑफ दीज आर सफिशिएंट। देखिए, मुख्य प्रधानमंत्री वाली जगह पे आपको उसी तरीके से पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करना आवश्यक है जिस तरह से राज्य के लेवल पे मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए। पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर किया अटल जी ने, तो ब्राह्मण होते हुए भी अप टू अ पॉइंट। पब्लिक इमेजिनेशन नरेंद्र मोदी ने कैप्चर किया, प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के उसमें ओबीसी वाली चीज का जो उल्लेख बार बार आता है, मुझे लगता है कि वो उनके उस एस्पेक्ट को डाइल्यूट करता है जो उन्होंने विकास के नाम पर गुजरात स्टोरी के लिए जो पब्लिक इमेजिनेशन, ठीक है मैं मानता हूं बेस गोधरा वाला था, नहीं, लेकिन आपने विकास की स्टोरी की बात की, हमें ऑप्टिक्स में वो गुजरात मॉडल दिखता है, लेकिन 2012 से सुनील बंसल और अमित शाह लखनऊ में डेरा डाल के एक एक जिले का डिटेल निकाल के आप पहले के परंपरागत 2012 तक के बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जिसमें ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की भरमार थी। आप 2017 का टिकट उठा, बिल्कुल, और उसमें सबसे बड़ा मूवमेंट आप देखिए उसमें सबसे बड़ा मूवमेंट उसमें, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि अमित शाह कल यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना। नहीं, मैं हर बात कह रहा हूं कि जब आप हर व्यक्ति यूपी बिहार जैसे स्टेट में विनेबिलिटी देख रहे हैं और प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था, इट वाज डेवलपमेंट प्लस एब्सोल्युटली बात ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो हिंदी पट्टी है, खास तौर से यूपी और बिहार जिसका जिक्र कर रहे थे, उसमें ये है कि ओबीसी होना नरेंद्र मोदी के लिए एक एडेड क्वालिफिकेशन था। उन्होंने एक सामाजिक समीकरण बनाया, सोशल इंजीनियरिंग की, कि गैर यादव पिछड़ा, गैर जाटव दलित और जो पहले से फॉरवर्ड कास्ट थे, इसका। लेकिन 2014 का जो टर्निंग पॉइंट था, इन्होंने तो पुस्तक लिख डाली उसके ऊपर, आंकड़ों के लिहाज से मेरा बहुत व्यवस्थित रूप से मानना है, दलितों का जो मूवमेंट था वो डिसाइसिव हुआ था। ओबीसी, क्योंकि नॉन यादव ओबीसी बीजेपी के वोटर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पहले रहे हैं, कल्याण सिंह रहे हो, हाँ मतलब छिटक गए थे, लेकिन उनके वोट रहे, कभी दलित ने वोट नहीं डाला था। 2014 में जो दलित वोट का असर्शन रहा वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहा। समय की बात है ना, आपको एक स्टोरी बताता हूं। 1996 में मुंबई में बीजेपी का अधिवेशन हो रहा था, रेस कोर्स में, मुझे लगता है महालक्ष्मी। 1995 में वहां डिसीजन लिया गया। आपकी यादगार में, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं वहां था तब, आप कितने साल के होंगे वो बात में बात करेंगे। सर मैं 7वीं कक्षा में थे, लेकिन आपकी यादगार बहुत अच्छी है। 95 में जहां लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान कर दिया जी कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे एक तरह, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मुझे अभी भी याद है, प्रमोद महाजन वहां थे, हम वहां उनके साथ मीडिया रूम में बैठे थे। मैंने कहा सर ये किया क्यों है, व्हाट इज, इसे देखो अगले 10 साल मिली जुली सरकार के हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स के। आडवाणी जी की एक्सेप्टेबिलिटी कोलिशन पार्टनर्स में उस समय उतनी नहीं थी जितनी वाजपेयी जी की थी। इसीलिए मैं कहता हूं ना, ये सवाल जो है ना, ये समय के हिसाब से होता है। अगर यही सवाल आज 20 साल बाद होता, जब बीजेपी एक 35% की पार्टी बन गई है, 37, तो शायद आडवाणी जी बनते।